हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के अनदर वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। तो देखिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कि इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट। उनके फिजिकल स्टेट पे जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होएगा या फिर इंक्रीज होएगा। तो देखिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव सम दैट द राइज इन टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड और गैस। भाई मान लीजिए हम सॉलिड के केस में ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, उसको हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में। और लिक्विड को देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो गैस में। ठीक है। जैसे कि आप इजीली मान के चलिए कि आप आइस क्यूब लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। अगर हीट दे दी, जब अगर पानी में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और वही पानी को हम जब उबालते हैं, उबालने के टाइम पे क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो उनको क्या करें, टेम्परेचर ही तो दे रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसको ज़रूरत है, सॉलिड को। उससे कम किसको, लिक्विड को। और उससे कम क्या है, गैस को। दिस इज मेनली बिकॉज इंक्रीज इंटर पार्टिकल स्पेस और डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, भाई सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा, लिक्विड के अंदर सबसे कम। और कम होता है सॉलिड कंपैरिजन में, गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसमें डिक्रीज होगा। आई बात समझ में। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किस में रहता है, गैस में। जैसे कि चेक कर लीजिए कि क्लोजली पैक्ड कौन से केस में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर क्या सबसे कम क्लोजली पैक्ड किस में है, ये आपके गैसियस स्टेट में है। आई बात समझ में। तो देखिए अब इनको अगर इस प्रोसेस को मैं रिवर्स करता हूँ, अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहूँ तो क्या करना चाहूँगा, टेम्परेचर को क्या करूँगा, मैं डिक्रीज करूँगा। तो गैस जो है सबसे पहले कन्वर्ट किस में होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और इसको हम किस प्रोसेस से बोल सकते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अप टू फर्दर द कूलिंग द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। अगर हम उसको लगातार फिर से अगर हम टेम्परेचर डाउन करें, फ्रीज करना चाहें उसको, तो सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो सकती है। आई बात समझ में। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज फ्रीजिंग प्रोसेस। मतलब कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा कौन से प्रोसेस से, फ्रीजिंग प्रोसेस से। आई बात समझ में। आगे देखिए बात करते हैं। अच्छा ये सब होता क्यों है भाई, एक बार बताइए कि अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, और किसी को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे रिवर्स प्रोसेस पे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास भी तो आएंगे। आई बात समझ में। अब जैसे कि मान लीजिए लिक्विड है, पानी है, उसको हम बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉर्निंग टाइम पे देखा जाए फ्रीज करने के बाद, तो उस आइस क्यूब के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। आई बात समझ में। कैसे, मान लीजिए ये आपकी आइस है, तो ये ऐसे चेक कर सकते हैं आप। तो उसके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी आगे। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज़ के है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। केज लाइक स्ट्रक्चर रहेगी ये। आई बात समझ में। अब देखिए बात करते हैं कि दिस हैपन बिकॉज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीजेज, तो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज लोवर्ड। वही बात है कि भाई टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो कम होएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। जैसे कि देख लीजिए कि ये अपने गैसीय स्टेट में फ्रीज करे, टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये फ्रीज हुआ, और फ्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर और डाउन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉलिड स्टेट को अगर कूल करें, मतलब हीट करने पे किस में होता है, लिक्विड स्टेट में। और उसको हीट करने में क्या होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। और वही अगर वेपर है तो हम उसको कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में। और लिक्विड को हम और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड स्टेट में। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस। मतलब कि सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने कल भी लास्ट वीडियो में सुना होगा, नेफ्थलीन बोल, कपूर की जो गोलियां होती है, देखा होगा आप लोगों ने। अपने घरों में आपकी जो मदर हैं, मैम हैं, वो यूज़ करती है इस गोलियों का, ठीक है, ताकि अपने जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो। तो वो चीज़ क्या है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है। कौन से प्रोसेस से, सब्लिमेशन से। तो होता क्या है, ड्यूरिंग हीटिंग ए सॉलिड इनिशियली चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड देन गो टू इन अ गैसियस स्टेट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि इनिशियली क्या है कि भाई स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट में है, लेकिन हम उसको टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
ठीक है, फिर बाद में किस में होगा, वो कन्वर्ट होगा गैसेस स्टेट में। अगर हम व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द प्रोसेस और द चेंज स्टेट कैन बी रिवर्स्ड व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज्ड। भाई इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं टेम्परेचर डाउन करके। लेकिन सब्लिमेशन होता क्या है कि वो डायरेक्ट अपने सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। आई बस समझ में, टेम्परेचर देने पे भी विदाउट एनी रीच टू द लिक्विड स्टेट। आई बस समझ में। अब एक्सेप्शन क्या है कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस स्टेट अपॉन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। वही चीज़ है जो अभी बताई है कि सॉलिड जो है किसमें, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है बिना किसी लिक्विड स्टेट में आने पर। उसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे उसको, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, द चेंज ऑफ अ सॉलिड, अगला जो पॉइंट है, द चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट इनटू विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग। मतलब कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है किस गैसी स्टेट में, कोई हमने पास नहीं करा या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। एग्जांपल नेफ्थलीन बोल, आयोडीन और अमोनिया क्लोराइड। आई बस समझ में, NH3Cl। अब देखिए आगे क्या बोलता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगला जो टॉपिक है, स्टेट ऑफ मैटर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब वो कम कैसे होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा उसमें, ज़्यादा होना चाहिए। आई बात समझ में। तो देखिए बात करते हैं, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स। भाई किस पे सब्सटेंस किस पे डिपेंड करे, इंटर पार्टिकल स्पेस पर और इंटर पार्टिकल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दे कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अंडर डिफाइंड प्रेशर। इसको हम डिफाइन करेंगे एंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कुछ पर्टिकुलर प्रेशर लगाने पे, फिक्स टेम्परेचर प्रेशर लगाने पे। फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, सब्सटेंस इज सेड टू बी in the solid state if under normal pressure its melting and boiling point above the room temperature। भाई कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है तो उस पे क्या है, इफ़ अंडर नॉर्मल प्रेशर लगा रहे हैं उस पर, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड स्टेट इफ़ अंडर नॉर्मल प्रेशर तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर। भाई वही चीज़ है कि आपकी जो ये सॉलिड स्टेट में थी नॉर्मल प्रेशर पे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई रहेगा। अब वही लिक्विड स्टेट में है नॉर्मल प्रेशर पे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर से लो रहेगा। ठीक है, आगे देखिए बात कर रहे हैं, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसेस स्टेट नॉर्मल प्रेशर पे, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो द रूम टेम्परेचर। तो उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा वो बहुत ही अपने कम रहेगा। दोबारा देख लीजिए पॉइंट्स को कि क्या बोल रहा है कि अगर वो चीज़ सॉलिड स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो नॉर्मल प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा रहेगा। लिक्विड स्टेट में है नॉर्मल प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा रूम टेम्परेचर पे। अब गैसेस स्टेट में है नॉर्मल प्रेशर पे क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा रूम टेम्परेचर पे। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट्स थे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नोट लेके आए हैं आपके लिए, द वैल्यू ऑफ रूम टेम्परेचर इज नॉर्मली नॉट फिक्स्ड। मतलब कि रूम टेम्परेचर है जो, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगी, कंडीशंस पे डिपेंड करेगी। हाउएवर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। मतलब अगर नॉर्मल लेके चलें तो नॉर्मल रहेगा, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर। आई बात समझ में। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी तो उस पर फिक्स टेम्परेचर अपने लग जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस कम से कम और 298 केल्विन पे अपने ले सकते हैं। अब वोलेटाइल के बारे में बात करें। भाई वोलेटाइल का मतलब क्या रहता है, बताओ भाई। वोलेटाइल का मतलब एक तरह से वेपर में कन्वर्ट होना। तो क्या कह रहा है कि इट रेफर्स टू सब्सटेंस दैट वेपराइज रेडली। वोलेटाइल इज अ मेजर टू हाउ रेडली सब्सटेंस वेपराइज और ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड फेज और टू गैसियस फेज। भाई क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, देख सुनो मेरी बात। अगर कोई चीज़ है गैसियस फेज में है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स का स्पेस क्या है, दूर है। दूर होने पे क्या होगा, उसका वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
कम होगा तो वो इजीली वोलेटाइल नेचर का रहेगा, मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। आई बात समझ में? वहीं आपकी जो लिक्विड फेज में है उसमें क्या रहेगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लिक्विड का ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा उसका, हाई रहेगा। ठीक है, तो वो इजीली आपकी कन्वर्ट नहीं हो सकता वेपर में। आई बात समझ में? तो क्या कह रहा है कि सब्सटेंस जो इजीली वेपराइज में कन्वर्ट हो जाए और लिक्विड फेज से टू गैसेस फेज में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, कब, टेम्परेचर हाई देने पे। अब देखिए आगे बात करते हैं। इट हैज़ हाई वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर कंपेयर्ड विद इन ऑन वोलेटाइल कंपाउंड। एग्जाम्पल ले लीजिए, मर्करी इज ए वोलेटाइल एलिमेंट, लिक्विड मर्करी हैड ए हाई वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? दोबारा देखिए कि अगर वेपर प्रेशर हाई रहेगा, अगर वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हाई, कब, रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो सकता है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड भी हो सकता है। आई बात समझ, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के साथ क्या रहेगा वो, अगर प्रेशर हाई रहेगा रूम टेम्परेचर पे तो वो कन्वर्ट होने में थोड़ा समय भी ले सकता है। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, मरकरी है वोलेटाइल एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन वो किस में है, लिक्विड मरकरी में। अगर लिक्विड मरकरी के बारे में बात करें, भाई मरकरी वोलेटाइल नेचर का रहता है, एलिमेंट वोलेटाइल का है। अगर लिक्विड मरकरी के बारे में बात करें तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा उसका, हाई रहेगा। तो ये जो है रिलीज़ हो सकता है इजीली, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो हवा में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब उड़ सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स इनटू द एयर, मतलब कि रिलीज़ हो सकते हैं, जो पार्टिकल्स एयर में वो आसानी से रिलीज़ हो जाएंगे। आई बात समझ में? कुछ नहीं है, एक तरह से मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल आपका आसानी से उड़ सकता है, वहीं जो शहद है वो आसानी से नहीं उड़ सकता। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब देखिए नॉन वोलेटाइल क्या कह रहा है कि ये सब्सटेंस इट डज नॉट रेडिली इवेपोरेट इनटू गैसेस एग्जिस्टिंग कंडीशंस, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन पे ये इजीली आपके जो हैं वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में देखिए, इन अदर वर्ड्स नॉन वोलेटाइल मटेरियल एक्सर्ट ए लो वेपर प्रेशर हैज़ ए स्लो रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर उनका वेपर प्रेशर लो रहेगा ना, तो उनकी जो स्पीड रहेगी, जो रेट रहेगा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वो भी क्या रहेगा आपका, स्लो हो जाएगा। आई बात समझ में? एग्जांपल ग्लिसरीन बोल सकते हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, सोडियम क्लोराइड हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो देखिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब प्रेशर लगाएंगे तो कौन सी स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, क्या इफेक्ट होगा, वो देखिए बात करते हैं। कि आपके गैस है, किसी कंटेनर में क्या है, गैस है, गैस ऊपर क्या हो गई, आपका पिस्टन हो गया, प्रेशर लगा रहे हैं हम, कम प्रेशर लगा रहे हैं, तो जब जितना प्रेशर लगाएंगे वो इजीली जो पार्टिकल्स है वो क्या रहेंगे, आपस में पास आना शुरू हो जाएंगे, और पास आएंगे तो ये क्या हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और लिक्विड स्टेट पे अगर हाई प्रेशर लगाते हैं, आई बात समझ में? ये लिक्विड स्टेट है, कंटेनर में लिक्विड है, ये पिस्टन हो गया आपका, अगर इस पे हाई प्रेशर लगाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। और क्या कह रहा है कि सबसे हाई प्रेशर हम किस पे लगाना पड़ सकता है, वो सॉलिड स्टेट पे। आई बात समझ में? देखा जाए तो प्रेशर इस पे सॉलिड की तरफ से कम लगता है, लेकिन हमारी तरफ से ज़्यादा ही लगता है ना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हैं क्या, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं। आई बात समझ में? अब देखिए बात करते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज होएगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, डिक्रीज होएगा, और इंटर पार्टिकल फोर्स इज आल्सो इंक्रीज, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पार्टिकल का स्पेस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ओबियसली वही तो बात है कि देखिए कि अगर पार्ट प्रेशर बढ़ाएंगे, भाई प्रेशर आसानी से लग रहा है, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा उसमें, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अब अगला क्या पॉइंट है कि प्रेशर डिक्रीज है, प्रेशर क्या है, डिक्रीज है सॉलिड के केस में, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, इंक्रीज होगा, तो अपना इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज, जो कि गैसेस स्टेट में इजीली आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए स्केल मेजरिंग द प्रेशर, भाई प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं, 1 atm, 76 सेंटीमीटर और 76 मिलीमीटर भी हो सकता है। अब इसको पास्कल भी इसकी यूनिट हो सकती है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 10⁵ से मल्टीप्लाई करके। तो टेम्परेचर आपका जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, उस पर कम प्रेशर लगेगा। अगला टॉपिक है इवेपोरेशन के बारे में।
इवेपोरेशन क्या होता है? एक तरह से वेपर में चीज़ें कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब भाप में कन्वर्ट करना। तो द फिनोमेना ऑफ चेंज इनटू लिक्विड, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, मतलब कि किसी भी टेम्परेचर पे आपका जो इवेपोरेशन है, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, उसके लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे भी कम स्टेट पे। आई बात समझ में? जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, आसानी से उड़ सकता है। आई बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट जो है इवेपोरेशन से रिलेटेड है टॉपिक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। तो पहला जो पॉइंट है, सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन, मतलब कि जो बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है वो आपका सरफेस एरिया फिनोमेना होता है एक तरह से। आई बात समझ में? क्योंकि इवेपोरेशन के सरफेस से ही होता है। तो इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना विच मीन्स दैट ओनली द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस चेंज इनटू वेपर, ठीक है। तो जो है लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक तरह से ये मान लीजिए इवेपोरेट हो रहे हैं तो सरफेस से हो रहे हैं। आई बात समझ में? आगे देखिए, दस ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड मोर विल बी द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर इवेपोरेशन बोल सकते हैं। मतलब कि एक चीज़ देखिए कि आप जैसे घरों में कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, एक तो आप अपनी शर्ट को ऐसे ही रख दो गीला करके, ठीक है, पानी में भिगो के ऐसे ही रख दो। एक उस दूसरी शर्ट को आप सरफेस एरिया बढ़ा दो, खोल दो, स्प्रेड करने पे क्या होता है, वो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने पे क्या होता है उसका, वो इजीली इवेपोरेट कन्वर्ट हो सकता है, उसके पानी जो है इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सेम चीज़ है कि उसमें सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो सकते हैं उसमें से पानी। अब वहीं जो आपकी जो दूसरी शर्ट जो रखी रही है पानी के साथ, जो आपने दबा के रखा है उसको, तो वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा। तो वही बात है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो इजीली उसका जो स्पीड होगी इवेपोरेशन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब चाय को ले लीजिए, चाय को ठंडा करने के लिए हम बड़े बर्तन में रखते हैं, बल्कि कपड़े को खोल कर हम सुखा भी सकते हैं। आई बात समझ में? तो सरफेस एरिया बड़ा है तो इजीली वो इवेपोरेशन हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि अगला पॉइंट है आपका, इंक्रीज इन टेम्परेचर वी ऑब्जर्व दैट इवेपोरेशन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड बिकम्स फास्ट इफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज हाई। तो क्या कह रहा है कि इवेपोरेशन, पानी का जो इवेपोरेशन है वो अदर लिक्विड के बिकम वो क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से फास्ट होगा, इवेपोरेशन होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, अगर वो हाई रहता है तो। हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इज़ फास्ट इन समर एज़ कम्पेयर टू विंटर, मतलब कि गर्मी के कंपेरिजन में क्या है, तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, जल्दी से पानी कन्वर्ट होता है इवेपोरेशन में, हम सर्दियों में कंपेरिजन कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि गर्मियों में जो है रेट क्या होता है इवेपोरेशन का, इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? एक्चुअली दैट क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल्स के बीच में, वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे लिक्विड के, तो वो भी क्या रहेंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इवेपोरेशन का जो रेट रहता है वो भी एक तरह से इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए, दे एक्वायर ग्रेटर टेंडेंसी टू चेंज इज टू वेपर स्टेट। तो क्या कहता है कि उसकी जो टेंडेंसी क्या रहती है लिक्विड की, इजीली कन्वर्ट होने में, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने में जल्दी होती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द इवेपोरेशन बिकम फास्ट, तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट की, इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो रहा है। आई बात समझ में? अब देखिए अगला पॉइंट है ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। भाई ह्यूमिडिटी क्या है, एक तरह से नमी। नमी हमारे हवा में प्रेजेंट है, और उस पे क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इवेपोरेशन क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा, उसका स्पीड क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में? तो देखिए ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट किसको करती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। प्लीज नोट दैट द सर्टेन टेम्परेचर वेदर कंडीशंस एयर अराउंड अस यू कैन से होल्ड अमाउंट ऑफ डिफाइनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। मतलब कि कुछ नहीं है कि अगर मान लीजिए अपने इन्वायरमेंट में नमी है, अरे जो चिपचिपी गर्मी रहती है उस टाइम क्या रहता है कि अपने चारों तरफ अमाउंट जो है पानी की अमाउंट है वो होल्ड कर रखती है हवा। आई बात समझ में?
हवा जो है पानी के अमाउंट को होल्ड रखती है। तो ह्यूमिडिटी के दौरान क्या होता है, अगला पॉइंट है ह्यूमिडिटी लेवल है या फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स है इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई। तो क्या होगा कि अगर हवा में पानी की जो मात्रा ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। जैसे कि अपनी स्किन जो है चिपचिपी होती है ना, तो अपना जो है जो शरीर से जो अपने मान लीजिए पसीना आ रहा है तो वहीं पे क्या होता है कि शर्ट आसानी से नहीं सूख सकती। आई बात समझ में? तो वही बात है कि आपकी नमी ज़्यादा इन्वायरमेंट में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है कि अगर हम स्पीड बढ़ा दें, किसकी, वाइंड की स्पीड बढ़ा दें, तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं हमारे चारों तरफ, तो कुछ इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड व्हेन द नोटिस दैट वेट क्लॉथ ड्राई फास्ट ऑन द विंडी डे। मतलब कि मान लीजिए गर्मी में हवा चल रही है और जब आपने कपड़े सुखाए हैं वहाँ पे तार पे आपने छत पे, तो फिर हवा जब चलती है स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो कपड़े कैसे सूखते, जल्दी सूख जाते हैं। है बस समझ में? तो एक्चुअली होता क्या है कि विद द इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन एयर मूव अवे इन द एयर रिप्लेस इट इज comparatively dry. This will the hence increase the rate of evaporation। वही बात है कि जो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट क्या रहेगा, वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो दूर दूर रिमूव कर रहे हैं और पार्टिकल्स मूव होने के बाद जो हवा है वो कुछ टाइम के लिए वो जगह वहाँ पे ले लेती है और वो इजीली जो है शर्ट अपनी वो सूख जाती है। आई बात समझ में? तो स्पीड बढ़ाने पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करें, नेचर ऑफ द लिक्विड। भाई कुल मिला के बात ये है कि अकेला सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन स्पीड पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बात ये है कि वो उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने दूर हैं या कितने वो पास हैं। तो देखिए बात करते हैं, वी हैव सो फॉर डिस्कस्ड एक्सटर्नल फैक्टर विद द इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब कि बाहर से हम टेम्परेचर लगा सकते हैं, प्रेशर भी लगा सकते हैं और इवेपोरेशन का वो जो रेट है वो भी बढ़ा और घटा सकते हैं। आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम देख दें तो कि लेसर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो क्या होगा कि मोर इज इट टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर और टू इवेपोरेट। तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है वेपर में, तो उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। जैसे कि पेट्रोल, भाई पेट्रोल इसीलिए ही एग्जांपल दे रहे हैं बार बार ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपके इजीली कन्वर्ट होता दिखाई भी दे सकता है। वो कैसे देगा दिखाई, अब मान लीजिए कि आप पेट्रोल फिलअप करवाने गए हैं पेट्रोल पंप पे, ठीक है, अब पेट्रोल फिलअप करवाने तो चले गए और जब नोज़ल में हम पेट्रोल डलवाते हैं तो साइड पे कभी गौर करना कि उसके साइड पे से वेपर जो हैं इवेपोरेट होते दिखाई देंगे एज लाइक ए लेयर्स की फॉर्म में। आई बात समझ में? तो क्या कह रहा है कि लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जो है टेंडेंसी रखता है गैसीय स्टेट में वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने की, तो वो इजीली इवेपोरेट भी हो सकता है। नोट देखिए, नोट क्या बोल रहे हैं आपके लिए कि नोट बोल रहा है इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना वेयर बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, बल्क फिनोमेना की तरफ से होता है और जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना पर होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने ये सब चीज़ देखी है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम लगा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। ठीक है, अब कल इनके बीच में बात करेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। तो सोचिए ज़रा, क्या इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस से होगा या फिर बल्क फिनोमेना होगा, कैसे कन्वर्ट होगी चीज़ें, कैसे बॉयल होगा उसमें, आई बात समझ में? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कल ही आपके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के डिफरेंसेस के बारे में। आई बात समझ में? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सकें। ठीक है, और आप चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।